आपको बड़ा आवाज आ रही? जी आ रही। डिवाइस है और चार्ज हुई भी? वैसे तो चार्ज में हम यूज की नहीं काफी दिन से। जी डियर स्टूडेंट्स, आपको बड़ा मेरी आवाज ठीक आ रही है प्लीज? जी डियर स्टूडेंट्स, बेटा सॉरी, आवाज तो ठीक आ रही है आपको? चले ठीक है, ठीक है, थैंक यू। जी सबसे पहले तो काइंडली मुझे ये बताइएगा, जितना हमने कल पढ़ा है वो सब लोगों का रिवाइज्ड है? हमने थोड़ी सी जरा डिस्कशन को जरा और कंप्लीट करके क्वेश्चंस की तरफ चलना। कोई कल से रिलेटेड कोई सवाल किसी एंट्री में? यकीन है बेटा इस वक्त कुछ नई चीजें बीच में आ गई हैं आप लोगों के लिए। कोई इश्यू अगर किसी का है, कोई बात ना समझ आई हो? ये बाकी तो बेटा डेफिनेटली जब तक हम क्वेश्चन नहीं करेंगे तो ऐसे ही महसूस होगा, पता नहीं, तो बहुत मुश्किल है। इंशाल्लाह अगर आपको ये एंट्री समझ आ गई तो क्वेश्चंस करना कोई इशू नहीं है। लेकिन बेटा हम क्वेश्चंस की तरफ जाने से पहले एक छोटा सा बस कॉन्सेप्ट बीच में और फाइनल करना है, ताकि जब हम क्वेश्चन करें तो फिर कोई ऐसी चीज ना रह जाए जिसका हमें आइडिया ना हो। तो आप लोगों ने नेक्स्ट एक काम ये करना है कि जरा एक और पेज निकालें जरा, और एक हेडिंग लिखें, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स। जी सर जी, सब कुछ टेस्ट होता है। जी डियर, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स लिख ली हेडिंग? स्पीड अप स्पीड अप स्पीड अप प्लीज। इससे पहले कि मैं और डिस्कशन आगे स्टार्ट करूं, आज हमारी जो मेन डिस्कशन है वो दो लेजर्स को कवर करेगी। एक है, बल्कि मैं वर्क इन प्रोसेस का लेजर भी दिखा दूं। एक है वर्क इन प्रोसेस का लेजर, तो इसको जरा मेरे साथ एक नजर रिवाइज करें। ब्राउट डाउन वर्क इन प्रोसेस हो सकता है, फिर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इसमें आएगा। मटेरियल आता है कहां से? मटेरियल अकाउंट से, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, मटेरियल क्रेडिट। फिर डायरेक्ट लेबर आती है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट, फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। फिर फैक्ट्री ओवरहेड्स आते हैं, फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर से, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। फिर बेटा फिनिश गुड्स बन के फिनिश गुड्स शोरूम में चली जाती हैं। तो एक दो तीन चार पाँच छः, एक नजर रिवाइज हो गया प्लीज। चीजें बन रही हैं, खर्चे हो रहे हैं, बन के ट्रांसफर हो गई हैं, और क्लोजिंग बैलेंस आ गया है। याद है? एक शॉर्ट सी समरी अपने जेम में, अपने डायग्राम फॉर्म में रिजेम रखनी है लेजर की फॉर्म में, कि डेबिट क्रेडिट साइड पे क्या क्या आ रहा है। डन? रिवाइज्ड है? दूसरा काम ये करें, मेरे साथ जरा फैक्ट्री ओवरहेड्स का लेजर एक नजर देखें। डेबिट साइड पे फैक्ट्री ओवरहेड में एक्सपेंसेस रिकॉर्ड होते हैं,
indirect labor, indirect material, other factory overheads by the name of fuel, depreciation, etc. और फिर जब ये फैक्ट्री ओवरहेड्स एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो फिर ये वर्क इन प्रोसेस के लेजर में ट्रांसफर हो जाते हैं। ठीक है, ठीक है मेरी बात, ये सही है मेरे वर्ड्स। एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं फैक्ट्री ओवरहेड्स में, ऑब्वियस सी बात है एक्सपेंस डेबिट ही होना, लेकिन जब ये एक्सपेंसेस एक्यूमुलेट हो जाते हैं तो फिर इनको वर्क इन प्रोसेस के लेजर में हमने ट्रांसफर कर दिया था ताकि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कंप्लीट हो जाए। तो ये दो लेजर्स की आज जरा डिटेल्ड बहस होनी है, और तो आपने इन दो लेजर्स को कुछ ना कुछ ज़हन में रख के मेरे साथ डिस्कशन की तरफ आना। अब आ जाए वापस उसी पेज पे जहां पे हेडिंग लिखी है। अब बेटा ये मैंने एक वर्ड लगाया साथ एस्टिमेटेड, इसका क्या मतलब है? फैक्ट्री ओवरहेड्स की बात हो रही है, लेकिन एस्टिमेटेड एक वर्ड का क्या मीनिंग है, इसको समझने के लिए हमें एक छोटा सा सिनेरियो जरा क्रिएट करना है। आपने सीक्वेंस में लिखना है, जैसे जैसे मैं कहूंगा मेरे साथ साथ चलते जाना। जी मुकीत साहब, बेटा अब ये पुरानी बात हो गई है, बहुत पुरानी बात हो गई है। फैक्ट्री मैनेजर सैलरी प्लीज इस पार्ट ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स ना करें, ना करें प्लीज, बस करें अभी बात। जी डियर, सपोज आपकी एक फैक्ट्री है, अपनी एक फैक्ट्री समझे, सपोज अ फैक्ट्री प्रोड्यूसिंग। मैं चाहता हूं जो हम डिस्कस करें वो लिख लें ताकि आपको बाद में रिवाइज करने में आसानी रहे। तो सपोज फैक्ट्री, अ फैक्ट्री इज प्रोड्यूसिंग, वही एग्जांपल ले लें आसान सी ताकि जरा बात समझ आ जाए। शर्ट्स फ्रॉम रॉ मटेरियल क्लॉथ, अपनी फैक्ट्री समझे, इस फैक्ट्री में आप क्लॉथ से शर्ट्स बनाते हैं। लेट्स अज्यूम बिजनेस रिसीव्ड एन ऑर्डर, नेक्स्ट लाइन पे लिख लीजिएगा, received an order to manufacture 10 shirts on 1st of January, suppose 2021. Let's assume आपके बिजनेस को एक ऑर्डर मिला है कि 10 शर्ट्स बना दें, और ऑर्डर की डेट लिखें 1 जनवरी 2021। नोटेड है? अगली लाइन एक और लिख लें, चल इकट्ठे बता दीजिएगा। लेट्स अज्यूम accounting year is from 1st January 2021 to 31st December 2021। हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से शुरू होकर 31 दिसंबर तक जाता है। ठीक है जी, नोटेड अप प्लीज, फाइनली मेरे एक दफा बता दो। बस जैसे ही मैं कहूंगा वहां तक इकट्ठे होकर अपने रुक भी जाया करना है, फिर जब मैं कहूंगा लिख लिया करना है। जितनी देर फिर मैं समझाऊंगा पहले आपने समझने की कोशिश करनी है। अगर नोटेड है तो मुझे कोई एक लफ्ज बस लिख के बता दें ताकि मुझे जरा आइडिया हो जाए सारे बच्चे इकट्ठे हैं, ताकि मैं नेक्स्ट डिस्कशन स्टार्ट कर दूं। हमारी एक बड़ा फैक्ट्री है जिसमें शर्ट्स बन रही हैं, बिजनेस को एक ऑर्डर मिला है 10 शर्ट्स का, और हमारा पीरियड जो है वो स्टार्ट हो रहा है 1 जनवरी 2021 से, और पूरा साल है 31 दिसंबर तक जाएगा। देन माय डियर, अगर कोई लिख भी रहा है तो रुक जाइए, कोई ऐसी चीज नहीं जो बाद में नहीं लिखी जा सकती, रुक जाए। अब जरा फैक्ट्री विजुअलाइज करें, आपको ऑर्डर मिला है, यकीनन ये चीजें बनी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, शर्ट्स बनेंगी, लेकिन जो प्रोडक्शन मैनेजर होगा वो रॉ मटेरियल मंगवाएगा,
फिर इस पे लेबर का काम होगा, फिर इस पे ओवरहेड्स बने लगेंगे, फिर शर्ट्स कंप्लीट हो जाएंगी। ये जो काम है कि शर्ट्स बननी कैसे हैं, ये काम तो है प्रोडक्शन वालों का। हम अकाउंटेंट क्या करेंगे, हम अकाउंटेंट एक लेजर खोल लेंगे वर्क इन प्रोसेस के नाम से, इस ऑर्डर के अगेंस्ट। इस ऑर्डर के अगेंस्ट का मेरा मतलब ये है, आइडियली हमें बेटा हर ऑर्डर की अलग अलग कॉस्टिंग करनी चाहिए ताकि उसकी अलग अलग प्रॉफिटेबिलिटी डिटरमिन हो सके। हम फैक्ट्री अकाउंटेंट इस वक्त हैं। क्या ख्याल है, मैंने सही कहा कि आपको हर ऑर्डर के अगेंस्ट पता होना चाहिए कि प्रॉफिट कितना हो रहा है? वो तब पता चल सकता है जब आप उसकी अलग अलग कॉस्टिंग करेंगे। बात मेरी ठीक है? तो लेट्स अज्यूम ये वर्क इन प्रोसेस, ये पहला ऑर्डर है इस साल का, तो हमने इसका नंबर 1 रख लिया, ऑर्डर नंबर 1। मुझे गौर से देख के आपने बताना है, मुझे गौर से देख के आपने बताना है कि क्या अगर ये ऑर्डर इस साल के शुरू में मिला है तो ब्रॉड डाउन तो इसका नहीं हो सकता, ब्रॉड डाउन तो नहीं होगा। क्या ब्रॉड डाउन 0 ही होगा? ब्रॉड डाउन कब होता है? जब पिछले साल कुछ काम हुआ हो और वो काम कंप्लीट ना हुआ हो, और जो खर्चा पिछले साल हुआ वो फिर नेक्स्ट ईयर ब्रॉड डाउन हो जाएगा। क्योंकि ये ऑर्डर मिला ही इस साल के शुरू में है, तो प्लीज 0 ब्रॉड डाउन होगा। ये बात अगर किसी को क्लियर नहीं है तो पूछिएगा, अदरवाइज रहने दें। ये अरबाब साहब, अगर बेटा टॉस करके बताना था कि होगा फिर तो ठीक है, लेकिन अगर सोच के बताएंगे तो मेरा ख्याल है हरगिज नहीं होगा। ब्रॉड डाउन कब होता है? जब पिछले पीरियड में कैरिड डाउन हो। पिछले पीरियड में कैरिड डाउन कब होता है या कब होगा? अगर कुछ काम पिछले साल हुआ हो। ये ऑर्डर मिला इस साल है, तो देयरफॉर मिस्टर अरबाब एंड एवरीबॉडी एल्स जिन्होंने कहा है ब्रॉड डाउन होगा, मेरा ख्याल है आप गलत सोच रहे हैं। ऑर्डर मिला ही इस साल के शुरू में है, तो पिछले साल इस पे काम नहीं हो सकता, तो देयरफॉर पिछले साल का कोई सीडी नहीं होगा, देयरफॉर वो बीडी भी नहीं बन सकेगा। डन सर, क्या सारा काम इसी साल होना है? नहीं, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? ठीक है, सॉरी। नहीं ठीक है, अगर है तो बताइएगा, पर रहने दें, बार बार ऐसे रिस्पॉन्ड करना मुनासिब नहीं है। ठीक है सर, सॉरी। और आप सब अगर मैंने गलती से कह दी, शायद कोई और साहब हो, तो मैं माजरत चाहता हूँ। जी आगे बढ़े। अब जरा विजुलाइज करना शुरू करें चीजें, और जितनी मैं फिगर्स लिखूंगा ऑब्वियसली मैं समझाने के लिए अज्यूम कर रहा हूँ। आसान सी मैंने एग्जांपल रखी है, सिर्फ 10 शर्ट्स। लेट्स अज्यूम प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वालों ने अपने लिखना नहीं है, 1000 रुपीज का 10 शर्ट्स। इतनी महंगी वाली शर्ट मैं अज्यूम नहीं कर रहा, आसान सा डाटा रख रहा हूँ। इन 10 शर्ट्स पे 1000 रुपीज का क्लॉथ मंगवाया मटेरियल के स्टोर रूम से। हम अकाउंटेंट्स ने क्या एंट्री की? वर्क इन प्रोसेस डेबिट मटेरियल क्रेडिट। डन 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 ओके। आई एम अज्यूमिंग कि 1000 रुपीज का मटेरियल, रॉ मटेरियल इन 10 शर्ट्स पे लगना है। फिगर सारी मेरी अज्यूम्ड होंगी। आगे सुने। देन बेटा इन शर्ट्स को बनाने में डायरेक्ट लेबर के, नहीं नोट ना करे अभी फुरकान, ठहर, डायरेक्ट लेबर के 10 घंटे लगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉइज ने 10 घंटों में एक शर्ट्स बना ली, 10 आवर्स, और हर घंटे के हमने उनको पैसे 150 के हिसाब से देने हैं। ऑब्वियसली वो पूरी डिटेल हम निकल पड़ी है, लेकिन अगर मैं सिर्फ एक ऑर्डर के एंगल से बात करूं तो वर्क इन प्रोसेस डेबिट और फैक्ट्री पेरोल, यकीनन वहां फैक्ट्री का पेरोल में डेबिट भी होना खर्चे ने, लेकिन हमारी इस फैक्ट्री पेरोल की अमाउंट वर्क इन प्रोसेस के लेजर में इस तरह से ट्रांसफर हो जाएगी डेबिट साइड पे। बात मेरी ठीक है? मैंने एक वर्किंग नीचे बनाई है, लेट्स अज्यूम 10 आवर्स लगे और हर एम्प्लॉय को एक, और जिस भी एम्प्लॉय ने काम किया उसको हर घंटे के 150 रुपया हमने पर आवर पे किया। डन सर? पर आवर, सॉरी लिखा 150 पर आवर। अब आप यहां तक नोट भी कर लो, कोई कंफ्यूजन है तो साथ साथ बताइएगा। फिगर्स मेरी अज्यूम्ड है, मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं। और जब मैं रेफरेंसेस लिख के एंट्री बोल रहा हूं तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि वो एंट्री सुने भी गौर से,
और एक दफा अपने जहन में रिपीट भी कर लें, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री पेरोल क्रेडिट। ओके है, लिख के जरा मुझे बताना है प्लीज। एन देन माय डियर, बस ठीक है, थैंक यू, मेरा ख्याल आइडिया हो गया मुझे सारा। आज मुझे मोहम्मद सलमान साहब नजर नहीं आ रहे, मोहम्मद सलमान रेस्ट पे है लगता है, मैंने वर्ड इसलिए बोला है रेस्ट पे है, जब भी वो मेरा ख्याल रिकॉर्डिंग लेक्चर सुनेगा तो उन्हें पता चल जाएगा कि वाकई रेस्ट पे थे। मोहम्मद सलमान इज मिसिंग लगता है, और मैंने सिर्फ बेटा नाम तो उसका लिए। बेटा ये बिल्कुल जलमा साहब बिल्कुल गलत है, फैक्ट्री पेरोल का लेजर नहीं बना रहा मैं, ना करें ऐसे, ना करें, मैं मेरे ट्रांसफर एंट्री कर रहा हूँ। फैक्ट्री पेरोल का लेजर में यकीनन कैश रेफरेंस होता है, लेकिन ये फैक्ट्री पेरोल का लेजर नहीं है माय डियर जलमाज। फिर वहां से जो डायरेक्ट खर्चा होता है वो वर्क इन प्रोसेस में आता है। डन जलमाज, फॉरन डन कर दो यहाँ तक, इधर उधर डी ट्रैक नहीं होना है। आई एम नॉट प्रिपेयरिंग अ फैक्ट्री पेरोल लेजर इन फ्रंट ऑफ यू, यकीनन उसमें एक्सपेंस ने रिकॉर्ड होना है। पर एवरी एम्प्लॉय नहीं फुरकान अली, प्लीज पर आर, फुरकान साहब ना करें। 10 घंटे काम किए, जिस जिस एम्प्लॉय ने भी किया, हमने हर घंटे के उसको, पर एम्प्लॉय नहीं पैसे लिख रहा, पर आर पैसे लिख रहा हूँ। 10 घंटे इंटू पर आर 150, देयरफॉर जिस एम्प्लॉय ने भी किया, हो सकता है एक से ज्यादा एम्प्लॉयज लगे हों, टोटल मिला के उन्होंने 10 घंटे काम किया और उन 10 घंटों के 1500 पे हो गए, जिस एम्प्लॉय को भी हो, कोई इशू नहीं है। ओके फुरकान, पर एम्प्लॉय नहीं लिखा मैंने, पर आर टू एवरी एम्प्लॉय जरूरी नहीं है। हो सकता है एक ही एम्प्लॉय ने 5 घंटे काम किया हो, किसी हो सकता है किसी ने मिलजुल के हर एक ने एक एक घंटा काम किया हो। मैं एवरी एम्प्लॉय नहीं, हो सकता है सब एक ही एम्प्लॉय ने 10 घंटे काम करके सारी शर्ट्स बना दी हो, लेकिन 10 आवर्स पे मेरा फोकस है। डन है फुरकान? देन माय डियर, इससे बाद अगली बात सुने, और अब आपने कुछ नहीं लिखना, मुझे ये बताएं, क्या इन शर्ट्स की अगर कॉस्ट कंप्लीट करनी है हमने, इन शर्ट्स को बनाने की टोटल कॉस्ट निकालनी है, तो क्या इन शर्ट्स से रिलेटेड, इन 10 शर्ट्स रिलेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स भी यहां आने चाहिए? सिर्फ मैंने आपसे एक सवाल पूछा है, यस नो में। क्या इन शर्ट्स को बनाने में मटेरियल लेबर के साथ साथ ओवरहेड्स भी लगेंगे? ऑब्वियसली। और क्या इन शर्ट्स को बनाने के बाद ही, ओवरहेड्स भी ऐड करने के बाद ही, फिनिश गुड्स के सामने टोटल कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जानी चाहिए, और इट शुड बी सम ऑफ मटेरियल लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स। अब बेटा जरा प्रॉब्लम समझिएगा जरा, यकीनन यहां फैक्ट्री ओवरहेड्स आने हैं, लेकिन अब आपने करना यह है कि इस लेजर को बनाते हुए, जहां तक आपने लिखा है 3 लाइनें अभी लेजर के अंदर और रखनी है, मींस लेजर को जरा लंबा सा करना है, 3 लाइनें अभी इस लेजर के अंदर होनी चाहिए कम से कम, फैक्ट्री ओवरहेड्स के नीचे भी, फैक्ट्री ओवरहेड्स की हेडिंग मिला के मतलब 4 लाइनें छोड़ दें, और लेजर से जरा बाहर आ जाए। 1 मिनट लेजर के बाहर आ जाए, इशू असल में क्या है। लेट्स अज्यूम 10 शर्ट्स आर, अब लेजर के बाहर आप आ गए हैं 4 लाइनें रख के, शर्ट्स वर, बल्कि सिंपली इस तरह से लिखें, shirts were completed on 3rd January 2021। 1st जनवरी को बेटा ऑर्डर मिला, 1st जनवरी को हमें ऑर्डर मिला, 3rd जनवरी को ये कंप्लीट हो गया। उन 3 दिनों में हमने कहीं इस ऑर्डर के लिए 10 घंटे निकाल लिए। ऑब्वियसली मैं इस वक्त डिस्कशन करते हुए किसी एक ऑर्डर की एग्जांपल ले रहा हूं, लेकिन बेटा पूरी फैक्ट्री आपकी है, 10 शर्ट्स आप पूरे साल में नहीं बनाएंगे, यकीनन इंशाल्लाह डिफरेंट ऑर्डर्स होंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ होगा, फैक्ट्री चल रही है, बाकी काम भी हो रहे हैं, लेकिन हम सिर्फ एक काम के हवाले से अगर एक कॉन्सेप्ट समझ लें तो इंशाल्लाह बाकियों पे भी अप्लाई हो जाएगा। मैंने क्या ज्यूम किया कि 3 दिनों में हमने अल्हम्दुलिल्लाह इन शर्ट्स के लिए 10 घंटे निकाल लिए अपने एम्प्लॉइज के, और ये शर्ट्स कंप्लीट हो गई। यहां तक मेरी बात समझ आ गई? मुजम्मिल साहब,
फैक्ट्री ओवरहेड्स में वो सब कुछ होगा जो होता है। अब बेटा प्रॉब्लम क्या है, पहले प्रॉब्लम समझ लें, फिर वो भी इंशाल्लाह लिख लेंगे जो असल इशू है। देखिए अगर ऑर्डर कंप्लीट हो गया है 3 जनवरी को, तो आइडियली हमें 3 जनवरी वाले दिन ही ये पता चलना चाहिए कि मटेरियल कितना लगा। अब मटेरियल कितना लगा ये तो पता चल जाता है, ऑर्डर वाइज आप मटेरियल मंगवाएंगे। इसी तरह लेबर भी पता चल जाती है ऑर्डर वाइज, क्योंकि उसमें पता चल गया किस एम्प्लॉय ने कितना काम किया और अकॉर्डिंगली उसके बेस पे आप उसकी सैलरी काउंट कर लेंगे। आइडियल सिचुएशन अब ये है कि 3 जनवरी को जब ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो हमें गुड्स की कॉस्ट टोटल पता चले इंक्लूडिंग फैक्ट्री ओवरहेड्स, ताकि हम टोटल कॉस्ट की बेस पे अपना प्रॉफिट डिसाइड करके सेलर को अपना प्रॉफिट रख के सेल कर सकें। बात ठीक है मेरी? लेकिन अब फैक्ट्री ओवरहेड्स का प्रॉब्लम क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड्स की चंद एग्जांपल जरा सुने मेरे से। फैक्ट्री ओवरहेड्स में नंबर 1 इलेक्ट्रिसिटी बिल होंगे, बिजली इस्तेमाल हुई है। अब जो बिजली का बिल है वो कोई ऑर्डर स्पेसिफिक तो होता नहीं, ऑर्डर नंबर 1 का बिल, ऑर्डर नंबर 2 का बिल, ऐसे तो नहीं होता, वो तो फैक्ट्री का होता है। और नंबर 2 बिल जो है वो एक ऑर्डर कंप्लीट करने पे तो नहीं आएगा, वो तो आएगा मंथ एंड पे। तो अब बिल आना है पूरी फैक्ट्री का और पता उसने चलना है मंथ एंड पे, लेकिन हम मंथ एंड का वेट नहीं कर सकते, चीजें साथ साथ बन रही हैं, हमें इनकी कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग साथ साथ रखनी है। नहीं मुकीद साहब वो तो फिर बाद में मसला हल करेंगे। इसी तरह अगर हम रेंट की बात करें तो रेंट फैक्ट्री का होगा और वो भी मंथली होता है नॉर्मली, अगर हो भी तो। इंश्योरेंस भी फैक्ट्री की होगी, सारे एसेट्स की होगी। इसी तरह डेप्रिसिएशन अगर हम देखें तो इवन देन डेप्रिसिएशन भी वैसे नॉर्मली तो एनुअली होती है, एनुअली हम कैलकुलेट करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग में, लेकिन अगर कॉस्ट अकाउंटिंग में फॉर एग्जांपल हम मंथली बेसिस पे अपना रिजल्ट्स देखना भी चाहें तो डेली बेसिस पे तो डेप्रिसिएशन काउंट नहीं होती, वो भी मंथली मिनिमम होगी। वैसे तो एनुअल होती है, लेकिन अगर करना भी चाहें तो हर महीने की डेप्रिसिएशन होगी एंड सो ऑन। इसी तरह अगर हम सारे ओवरहेड्स देखें, इसी तरह रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, पूरे एसेट्स की होगी, बिल्डिंग की होगी, ऑर्डर्स की तो नहीं होगी। तो प्रॉब्लम जो है वो ये है, मेरे वर्ड सुनिएगा गौर से, कि नंबर 1 ऑर्डर, ये जो ओवरहेड्स हैं हमें चार्ज करने हैं 3 जनवरी पे ताकि टोटल कॉस्ट का पता चले, लेकिन ओवरहेड्स फाइनलाइज कब होंगे? मंथ एंड्स पे नॉर्मली फाइनल होंगे। फैक्ट्री के एंगल से अगर हम देखें, यकीनन अकाउंटिंग ईयर पूरे साल का भी है, कुछ उसमें है जो पूरे साल में भी फाइनलाइज होते हैं, लेकिन उन जो पूरे साल की डेप्रिसिएशन हैं उनको हम मंथली भी बना सकते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के एंगल से फैक्ट्री में डिसीजन लेने के लिए, लेकिन ना वो ऑर्डर स्पेसिफिक होंगे और ना वो डेली बेसिस पे होंगे। लेकिन अब प्रॉब्लम ये आ रहा है कि एक्चुअल ओवरहेड्स का टोटल अगर हम कर भी लें कुछ तो मंथ एंड से पहले फाइनलाइज एक्चुअल ओवरहेड्स का नहीं पता चलेगा। ये मेरी बात सही है जो मैंने आखिर में सेंटेंस बोला कि एक्चुअल ओवरहेड्स ऑफ जनवरी विल बी फाइनलाइज्ड एट द एंड ऑफ जनवरी। तो एक सेंटेंस लिखें जरा आगे, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी फाइनलाइज्ड, एक्चुअल, बल्कि फैक्ट्री ओवरहेड्स पूरा वर्ड लिखें, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी फाइनलाइज्ड। अब मैं एक महीने के एंगल से डिस्कशन कर रहा हूं, ऑब्वियसली 6 मंथली भी हो सकती है, क्वार्टरली भी हो सकती है, एनुअल भी हो सकती है, लेकिन बात समझाने के लिए मैं एक महीना अज्यूम कर रहा हूं। एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी, क्योंकि मंथली नॉर्मली खर्चे आते हैं मेजॉरिटी, एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स विल बी फाइनलाइज्ड एट द एंड ऑफ द मंथ और हमारी डिस्कशन में वो मंथ जो हम ले रहे हैं दैट इज जनवरी। हाउएवर प्रॉब्लम अब क्या है, वी शुड हैव figure of factory overheads related to every order
on the date of its completion. On the date of its completion. क्यों? To calculate so that, या इस तरह से लिखो, so that total manufacturing cost can be calculated. बिल्कुल परेशान न होइएगा, इंशाल्लाह बड़ी आसान सी बात एंड में निकल आनी है, लेकिन जो बात हो रही है इस पे फोकस जरूर कीजिएगा। मैंने आपके सामने प्रॉब्लम लिखी है, असल जो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे होंगे एज एन अकाउंटेंट, एज एन कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटेंट फॉर द टाइम बिंग, क्योंकि आजकल हम फैक्ट्रीज की बात कर रहे हैं, 31 जनवरी वाले दिन 3 जनवरी वाले दिन 30 जनवरी वाले दिन कि हम कितने ओवरहेड्स इस ऑर्डर में इस दिन चार्ज करें ताकि हमें टोटल कॉस्ट पता चले। और मसला क्या है कि एक्चुअल तो हमें तब पता चलेंगे, बिल शिल तब फाइनल होंगे, सारे खर्चे सारे तभी फाइनल होंगे जब कम से कम महीना गुजर जाएगा। मेरी बात आपको हजम हो रही है? यहां तक मुझे आप रिस्पांस चाहिए। कोई मेरी बात से कंफ्यूजन अगर हुई है तो वो आपने मुझे बतानी है। और इस तरह करें, एक मिनट जरा इस तरह करें, अगर क्लियर है तो ना बताएं, अगर क्लियर है तो चाहे रहने दें, अगर क्लियर है तो रहने दें। सर जी ये 30 जनवरी हरगिज नहीं है, ये 3 है, ये 3 है, 3 है, 3 है, 3 है हसन साहब, ये 3 ही है, ये 3 ही है, 3 ही है, 3 दिनों में है। ठीक है हसन, हसान सॉरी, हसान है शायद, पता नहीं हसन, हसान मुनीर, हसन मुनीर सॉरी अगर मैं सही प्रोनाउंस नहीं कर पा। सर जी 3 है, 3 है, 2 दिन में, 2-3 दिन में बात खत्म होगी। ऑर्डर बना लिए 10 शर्ट ही सिर्फ। जब प्रॉब्लम सबको क्लियर है कि इस वक्त एक आखिरी बात का जरा आंसर देना आप लोगों ने, क्या सबको ये पता है? अब इस वक्त एक्चुअल नहीं पता हमें, 3 जनवरी वाले दिन एक्चुअल नहीं पता, इसका आंसर सबसे चाहिए जरा, सिर्फ एक वर्ड में, कोई एक्चुअल नहीं पता। तो देयरफॉर बेटा अब इसका कोई ना कोई हम अकाउंटेंट्स ने इंशाल्लाह मसले का हल तो निकालना है। ये सब जाता है एक्चुअल पता है। हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स की फिगर होनी चाहिए डेट ऑफ कंप्लीशन पे ताकि टोटल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पता चले। ठीक है मुझे अलमा साहब, जी बैदुल्ला साहब, ये बड़ा आवाज ठीक है प्लीज, सॉरी बीच में शायद कंफ्यूजन हुई है, डिस्टॉर्शन हुई है। इस वक्त क्लियर है? काइंडली बताइएगा इस वक्त क्लियर है? अब इस वक्त क्लियर है? अभी भी नहीं, आपको बच्चे कह रहे हैं। अब इस वक्त बिल्कुल इशू क्लियर है, फाइनल है, इशू इशू तो नहीं कोई? बच्चे तो कह रहे हैं ठीक, आपको भी ठीक है? नहीं ठीक हो गई है? नहीं भी नहीं, आपको भी है? बच्चे वैसे नहीं कह रहे हम नहीं। तो अपना जरा कौन सा लगा हुआ? आप ये वाला जरा लगा के देखो, आप ये वाली डिवाइस लगा लो, लाइव क्लास लगा हुआ नहीं तो लाइव क्लास तो चेंज कर लेना, वो तो फिर मेरे पास भी दोनों जगह लगा हुआ। जस्ट अ मिनट बेटा, एक मिनट जरा ठहरिएगा, एक मिनट ठहरिएगा, जस्ट एक मिनट, आप जरा चेंज कर लो और ये वाला सही करवा यार, 12:30 जरा ध्यान में रख के मुझे बताना, लिख लो जरा, ये भूल ना जाए। आप फिलहाल डिवाइस यूज करो। जी माय डियर, मैं रिपीट करता हूं अपनी बात, मुझे आपकी बात से छोटी सी कंफ्यूजन क्रिएटेड समझ आई है। मेरी बात पूरी सुने, दोबारा पूरी सुने, जो इस वक्त तक आपको पता होनी चाहिए सारी बातें, रुक जाए सारे। नंबर 1, ऑर्डर मिला में 1 जनवरी को, साल के शुरू में, इस साल के शुरू में। और नंबर 2, वो कंप्लीट हो गया 3 जनवरी को, 1, 2, 3 जनवरी को। महीना गुजरने में अभी कभी कम से कम 26-27 दिन हैं। तो इस महीने के एक्चुअल फैक्ट्री ओवरहेड्स, मतलब एक्चुअल बिजली का बिल, एक्चुअल इंश्योरेंस का खर्चा वगैरह वगैरह जो भी है, जो भी एक्चुअल रिपेयर मेंटेनेंस, एक्चुअल रिपेयर, एक्चुअल यूटिलिटी बिल्स अदर देन इलेक्ट्रिसिटी एज वेल, वो कब फाइनल होंगे? महीने के एंड पे, मींस 31 जनवरी पे। तो हम 3 पे खड़े हैं और 31 फोन है।
तो मैंने ये हरगिज नहीं कहा कि हम अब 31 का वेट करेंगे, हमें अपने ओवरहेड्स अभी फाइनल करने हैं 3 को, लेकिन एक्चुअल पता नहीं है। यहां तक अब बात मेरी सबको क्लियर है? एक्चुअल अभी पता नहीं है, हम 3 पे खड़े हैं, 3 पे खड़े हैं, एक्चुअल का वेट नहीं कर सकते। तो देयरफॉर अब हमें कोई एस्टीमेट करने पड़ेंगे, अंदाजे लगाने पड़ेंगे, ठीक है? वो मैं खुद बताऊंगा। एक्चुअल अवेलेबल नहीं है, वो कब अवेलेबल होगा? पीरियड एंड पे। तो 3 को अब प्रॉब्लम क्या फेस कर रहे हैं हम, कि हमें एक्चुअल नहीं पता, लेकिन कुछ ना कुछ एस्टिमेट अगर हमने ना लगाया तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही नहीं आनी, कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर नहीं आनी, हम अपना प्रॉफिट ऐड करके सेल प्राइस का डिसीजन नहीं सही ले पाएंगे। देयरफॉर अब अगला पैराग्राफ लिखें, टू कैलकुलेट, जो मैंने बोला है ये मैं रिपीट करूंगा बीच में, नोट करें। टू कैलकुलेट द फैक्ट्री ओवरहेड्स at the time of completion of each order, जैसे जैसे ईच ऑर्डर कंप्लीट हो रहा हो उस वक्त फैक्ट्री ओवरहेड्स कैलकुलेट करने के लिए, एक्चुअल तो अभी है नहीं, हम क्या करेंगे इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए? डरे बगैर वर्ड्स लिखने हैं। वी कैलकुलेट, बेटा फुरकान, एक्चुअल एंड में पता चलेंगे, और पता और कैलकुलेट होने चाहिए हर ऑर्डर के साथ। तो एक्चुअल की बेस पे हम ये वर्किंग नहीं कर पाएंगे, देयरफॉर हम क्या करेंगे? वी कैलकुलेट फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट, जजब रेट, सॉरी मैंने उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश की है, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन स्लैश करके एक और वर्ड लिखें, अप्लाइड, या एक और वर्ड लिखें चार्ज, परेशान ना होइएगा, ये इंटरचेंजेबल वर्ड्स है, मैं एक्सप्लेन करता हूं अभी। रेट एट द बिगिनिंग ऑफ each period, to be used during the period, to be used during the period as follows. To calculate the factory overheads at the time of completion of each order, एक्चुअल नहीं है लेकिन ऑर्डर की कंप्लीशन पे अवेलेबल होने चाहिए, वरना टोटल कॉस्ट कंप्लीट नहीं होगी। इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कैसे करें? हम एक रेट कैलकुलेट कर लेंगे फैक्ट्री ओवरहेड्स को अब्सॉर्ब करने के लिए, चार्ज करने के लिए टू द ऑर्डर, और उसको अप्लाइड भी एक वर्ड बोला जाता है, अप्लाई करने के लिए, फैक्ट्री ओवरहेड्स अप्लाई करने के लिए ईच ऑर्डर में, फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्सॉर्ब करने के लिए हम एक रेट निकालेंगे। कब निकालेंगे? बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड, और इससे इस्तेमाल कैसे कब करेंगे? ड्यूरिंग द पीरियड। और उसे कैसे कैलकुलेट करेंगे? एज फॉलोज मैं लिखता हूं, मेरे एक वर्ड सुनिएगा, क्या चीज, फुल कंसंट्रेट, क्या चीज हम कब कैलकुलेट करके कब इस्तेमाल करेंगे? मैंने 3 चीजें बोली, मैं खुद इनका आंसर दूंगा। क्या चीज, आप लोग भी सोचें अपना अपना। फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, क्या चीज? फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट, हम कब? एट द बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। और कब यूज करेंगे, कैलकुलेट कब करेंगे? बिगिनिंग ऑफ ईच पीरियड। और इस्तेमाल कब करेंगे? ड्यूरिंग द पीरियड। कैसे, क्यों की भी मैं बहस करता हूं। यहां तक कुछ वर्ड हजम होता है, बाकी डेफिनेटली एक्सप्लेन मुझे करना है। फैक्ट्री ओवरहेड अब्जॉर्प्शन रेट कुछ हजम होता है वर्ड?
मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा। अलमास बेटा बिल्कुल गलत एटीट्यूड है यार, बिल्कुल गलत है। आ गया फराज। मुझे सिर्फ ये बता दें, क्या ये अब एक्चुअल रेट होगा या एस्टिमेटेड होगा, ए होगा या ई होगा? जी राशिद, हरगिज ऐसी बात नहीं है, गलत तरफ जा रहे हैं। ये जिन हजरात ने बेटा ए कहा है, ये बिल्कुल आपने गलत कहा है। ये कोई एक्चुअल रेट इसलिए नहीं इस वक्त हो सकता है क्योंकि एक्चुअल रेट तो तभी निकलेगा जब पीरियड एंड हो जाएगा, और जब पीरियड एंड हो जाएगा फिर हमें एस्टिमेट करने की क्या जरूरत है। ये एक एस्टिमेटेड रेट होगा क्योंकि ये कब कैलकुलेट होना है, पीरियड के स्टार्ट पे। पीरियड के स्टार्ट पे का मतलब इस एग्जांपल में, पीरियड के स्टार्ट पे इस एग्जांपल का मतलब जनवरी के शुरू में, और जनवरी के शुरू में हम एक दफा कैलकुलेट करके रख लेंगे और उसकी बेस पे पूरे जनवरी में जो ऑर्डर्स कंप्लीट हो रहे होंगे उस पे अब्जॉर्प्शन फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्जॉर्ब करते रहेंगे उस रेट की बेस पे, और फिर नेक्स्ट पीरियड के स्टार्ट पे फिर करेंगे। क्या इसके रिजल्ट में ये हो सकता है, क्या इसके रिजल्ट में ये हो सकता है कि एक्चुअल ओवरहेड्स और एस्टिमेटेड ओवरहेड्स डिफरेंट हो जाए? यस नो में बताएं। जी बिल्कुल हो सकता है, एस्टिमेटेड ओवरहेड्स और एक्चुअल में डिफरेंस हो सकता है। हम कोशिश तो पूरी करेंगे एज एन अकाउंटेंट कि हम सही एस्टिमेट करें, लेकिन इवन देन एस्टिमेटेड और एक्चुअल में फिर डिफरेंस आ सकता है, फिर उसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे। लेकिन सबसे पहले अब आ जाएं कि हम ये रेट जब बिगिनिंग ऑफ द पीरियड कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेट कैसे करेंगे। आप लोग एक हेडिंग बनाए एज फॉर के बाद, फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट। का एक फार्मूला फिर मैं आपको बताता हूं जी, मोस्टली डिफरेंट ही होगा, बाय चांस हो सकता है कि सेम हो जाए, लेकिन इस बात को छोड़ दें। सबसे पहले आप आ जाए कि फैक्ट्री ओवरहेड एब्जॉर्प्शन रेट कैलकुलेट कैसे होगा। कॉन्सेप्चुअली स्पीकिंग ये रेट कैलकुलेट करते हुए अकॉर्डिंग टू दिस एग्जांपल आप ये अज्यूम करें कि हम 1 जनवरी पे खड़े हैं, 3 जनवरी पे नहीं खड़े हैं। कब खड़े हैं? 1 जनवरी। क्लियर है? 1 जनवरी बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, साल के शुरू में हम खड़े हैं। हम अकाउंटेंट साल के शुरू में खड़े होके अपने हाथ में ने हमने कैलकुलेटर पकड़ लिया है, पेंसिल पकड़ ली है और एक पेज सामने रख लिया है। हम अकाउंटेंट्स क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि पिछले सालों में हर महीने में फॉर एग्जांपल बिजली का बिल कितना आता था, रिपेयर मेंटेनेंस का खर्चा कितना होता था, रेंट कितना होता था, इंश्योरेंस का खर्चा कितना होता था, डेप्रिसिएशन वगैरह कितनी होती थी। और इन हिस्टोरिकल फिगर्स को एक्सेट्रा को ज़हन में रख के हम फिर यकीनन ये भी आगे करेंगे कि जनवरी में अब बिजली का बिल बढ़ने का चांस तो नहीं है। इट मींस फिर उन हिस्टोरिकल फिगर्स में इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स की कोशिश करेंगे और अपनी तरफ से एक बेहतरीन एस्टीमेट ऑफ जनवरी लगाने की कोशिश करेंगे। पीरियड के स्टार्ट में बैठ के थोड़ा सा आइडिया समझ आ गया कि हम ये एस्टीमेट कैसे करेंगे, पिछला देखेंगे और फ्यूचर में प्रोजेक्शन करेंगे। तो लेट्स अज्यूम अगर पहला साल हो बेटा तो फिर हम कंपैरेटिव बिजनेस देख लेंगे, फिर हम कंपैरेटिव बिजनेसेस का आइडिया लगा लेंगे। होपफुली हम अकाउंटेंट्स डिफरेंट बिजनेसेस से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, ठीक है। और फिर पे प्रोजेक्शन करेंगे कि ऑब्वियसली पिछले महीनों में फर्ज करें अगर बिजली का बिल 1 लाख था और अगर उस महीने में ऑर्डर्स 100 थे और इस महीने में हमारा एस्टिमेट ये कि ऑर्डर्स अब 200 होंगे, तो अकॉर्डिंगली हम उसे प्रोजेक्ट करेंगे। क्या आपका ख्याल ये है कि हम ये एस्टिमेट करते हुए या बगैर सोचे समझे कर लेंगे? ऐसी हरगिज बात नहीं है। मैंने अभी आपसे क्या कहा, हिस्टोरिकल रिजल्ट्स देखेंगे और उसमें फिर इन्फ्लेशन एडजस्टमेंट्स और अदर नेसेसरी एडजस्टमेंट्स करेंगे। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया। और अगर हमारा पहला साल है तो फिर ऑब्वियसली हम और फैक्ट्रीज के एंगल से सोच लेंगे, और अगर वो फैक्ट्रीज भी फॉर एग्जांपल उनका भी पहला साल है तो इवन देन हम अपने ऑर्डर्स की बेस पे बिजली के बिल नेट पे देख के वगैरह हम एस्टिमेट कर लेंगे। तो हमने कर तो इंशाल्लाह लेना है। अब ओके प्लीज, एस्टिमेशन कैसे होनी है? ठीक है हारिस महमूद साहब? जी बिलाल साहब, ठीक है। हारिस महमूद साहब, बिलाल साहब, फर्ज करें, अब आ रहे हैं जरा अगली बात सुने। फर्ज करें
अब पहले अभी अपने लिखना नहीं, बिल्कुल हमारा ये अंदाजा है कि एस्टिमेटेड फैक्ट्री एवरेज, पहले ऊपर मैं एक फॉर्मूला बना रहा हूं और फिर मैं नीचे उसकी पहले फिगर्स भी लिखूंगा और आपने नहीं लिखनी, पहले आप बात समझ लें जरा। लेट्स अज्यूम हमारा ये एस्टिमेट है कि एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स आर, मैं एक आसान सी फिगर्स इसलिए ले रहा हूं ताकि हम फिगर्स में ना परेशान हो, 40,000 रुपीज पर मंथ फॉर एग्जांपल। क्या चीज है 40? एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ जनवरी। डन। किस दिन अंदाजा है? ये कम जनवरी। एनी कंफ्यूजन? एनी कंफ्यूजन? क्विक रिस्पॉन्स सबका आ जाए जरा। देन माय डियर अब रुक जा, बस ठीक है। अब ये 40,000 रुपीज जो है ये हमारे एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑफ जनवरी है। अब दूसरा काम ये हो जाएगा, रुके हम साहब प्लीज, अब इस वक्त रुक जाइएगा प्लीज, ठीक है, थैंक यू। फिर आपको अब ये भी अंदाजा लगाना होगा कि हर ऑर्डर से रिलेटेड ओवरहेड्स कितने हैं बनाने के लिए। आप फिर ये सोचेंगे कि नंबर ऑफ ऑर्डर्स कितने एक्सपेक्टेड है। सही कह रहा हूं मैं? सोच के बताएं जरा, नंबर ऑफ ऑर्डर्स इस महीने में कितने एक्सपेक्टेड है ताकि हम पर ऑर्डर अपने ओवरहेड्स फाइनल कर सकें। मसलन फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने कहूं कि 100 ऑर्डर्स हैं, 100 ऑर्डर एक्सपेक्टेड है। मैंने भी सिर्फ एक ऑर्डर की बात की है 10 शर्ट्स के, लेकिन लेट्स अज्यूम 100 ऑर्डर्स हैं। तो क्या हम यहां से पर ऑर्डर फैक्ट्री ओवरहेड्स निकाल सकते हैं? पर ऑर्डर फैक्ट्री ओवरहेड्स, मेरे वर्ड समझ आते हैं? पर ऑर्डर फैक्ट्री ओवरहेड्स। लेकिन इसमें बड़ा प्रॉब्लम ये है, पर ऑर्डर सर पर ऑर्डर इसमें बड़ा इशू भी बनेगा ऑर्डर्स में कि अगर हम ऑर्डर्स का हिसाब लगाएं तो हर ऑर्डर में जरूरी नहीं कि शर्ट सेम हो, हर ऑर्डर में जरूरी नहीं कि पर शर्ट सेम हो। ठीक है, शर्ट सेम हो, मैंने एक ऑर्डर में कहा 10 शर्ट हो सकता है, दूसरे ऑर्डर में 20 शर्ट्स हो, 30 शर्ट्स हो, 4 शर्ट्स हो। तो ये शायद ऑर्डर्स की बेस पे हम अगर रेट निकालेंगे तो वो जरा मुनासिब नहीं रहेगा। मींस फिर हमें ये देखना पड़ेगा वो डिफरेंट ऑर्डर्स का साइज डिफरेंट हो गया, ऑर्डर साइज ही फर्क हो गया, नंबर ऑफ शर्ट्स डिफरेंट हो गई। तो उसकी बजाय ये भी हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली फिर हम एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से किया करेंगे कि वो ऑर्डर्स की बेस पे करवा रहा है या नहीं करवा रहा। लेकिन मैं डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बोल रहा हूँ पहले, फिर मैं उसमें आपको ये बताऊंगा। फिर दूसरा बेटा ये भी हो सकता है कि हम नंबर ऑफ शर्ट्स को बेस बना लें कि हम जनवरी में कितनी शर्ट्स बनाएंगे। बात ठीक है? ये लॉजिकली सोचते जाइएगा जरा कि हम ये बना लें कि नंबर ऑफ शर्ट्स कितनी है जी साल के शुरू में। अब्दुल समद साहब ये शर्ट्स एस्टिमेटेड ही हो सकती हैं जी माय डियर। उसके बाद नंबर ऑफ डेज पे भी हो सकता है, लेकिन माय डियर नंबर ऑफ डेज अब्दुल अहमद साहब, नंबर ऑफ डेज में हो सकता है कितनी शर्ट्स बनी हो, वो प्रॉब्लम फिर रहेगा। मैं एक दिन में कुछ शर्ट्स बनी है, एक दिन में कुछ शर्ट्स बनी है। लेकिन इस शर्ट्स में भी प्रॉब्लम सुनाए, शर्ट्स में प्रॉब्लम ये हो सकता है कि शर्ट्स डिफरेंट वेरिएशन की हैं, जिस तरह लोग बता भी रहे हैं, साइज डिफरेंट है, क्वालिटी डिफरेंट है। किसी कस्टमर ने किसी ऑर्डर का, किसी ने किसी ऑर्डर का, किसी तरह का ऑर्डर दिया, किसी तरह की शर्ट्स का ऑर्डर दिया, तो ये भी डिफरेंट हो सकता है। मेरी बात समझ आ रही है? पहले बहरहाल ऑर्डर्स भी हो सकते हैं, लेकिन अगर एक्सपेक्टेड हो कि सेम है, शर्ट्स भी हो सकती हैं, लेकिन अगर वो एक्सपेक्टेड है कि सेम है, डेज भी हो सकते हैं, लेकिन अगर ये एक्सपेक्टेड हो कि हर दिन में सेम ऑर्डर्स पे ही काम होना है। लेकिन इसमें सबसे बेस्ट जो होता है वो ये है कि हम नंबर ऑफ आवर्स की बेस पे बना लें, नंबर ऑफ आवर्स की बेस पे बना लें, क्योंकि हो सकता है कोई एक शर्ट आधे घंटे में बनती हो, दूसरी 1 घंटे में बनती हो, लेकिन अगर हम 1 घंटे के ओवरहेड निकाल लेंगे तो वो शायद मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज को कवर कर सकता है। मैं ये नहीं कह रहा जरूरी हर हमेशा अच्छा रहेगा, लेकिन नॉर्मल तरीका ये होता है कि आप क्या करें, एस्टिमेटेड फैक्ट्री ओवरहेड्स की बेस में, एस्टिमेटेड मींस आप साल के शुरू में ये एस्टिमेट कर लें कि अप्रोक्सीमेटली हमें जो नेक्स्ट मंथ के ऑर्डर्स एक्सपेक्टेड हैं उसमें कितने आवर्स लेबर के काम होगा,
तो फिर देन सेकेंडली ये किया जाता है, नॉर्मल अब बेस ये है, बाकी मैंने आपके सामने एग्जांपल्स डिस्कस किए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन हम करते जाएंगे। नॉर्मल यही होता है कि एस्टिमेटेड डायरेक्ट लेबर आवर्स को बेस बना के 1 घंटे के ओवरहेड्स फाइनल कर लिए जाते हैं। क्या इसके अलावा कोई बेस रखी नहीं जा सकती? रखी जा सकती है, लेकिन नॉर्मल बेस रखा जाता है डायरेक्ट लेबर आवर्स को, और जब जरूरत पड़ेगी तो हम बेस को चेंज कर लिया करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। बात मेरी यहां तक हर एंगल से क्लियर है? और फॉर एग्जाम्पल आई एम अज्यूमिंग कि लेट अस अज्यूम कि 1000 घंटे एक्सपेक्टेड हैं फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन इन द मंथ ऑफ जनवरी। हम जनवरी के स्टार्ट पे बैठे थे अकाउंटेंट्स, हमने ये अंदाजा लगाया कि 40,000 के ओवरहेड्स इंकर होंगे और लेट्स अज्यूम 1000 आवर्स काम होगा। देयरफॉर हमने 1 जनवरी वाले दिन बैठ के ये बात अपनी फाइनल कर ली कि 40 रुपीज पर डायरेक्ट लेबर आर हमारा अब एक फैक्ट्री ओवरहेड का अब्जॉर्प्शन रेट हो जाएगा। बताएं, आपसे पहले रिक्वेस्ट ये है, बताएं ये एक्चुअल रेट है या एक्सपेक्टेड रेट है, एस्टिमेटेड रेट है, ई है या ए है? यहां तक आप नोट कर लें, और प्लीज यकीनन बहुत सी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, लेकिन रिस्ट्रिक्ट करें अपने आप को फिलहाल इस डिस्कशन तक, और बाकी जो मैंने पॉसिबिलिटीज थी वो बता दी हैं, वो भी क्वेश्चंस में होंगी तो हम देख लेंगे। यहां तक मुझे लिख के अब आपने ये बताना है, नंबर 1 कि आपने नोट कर लिया या नहीं, और नंबर 2 के साथ ये बताना है आपने बाद में कि अगर कोई सवाल है तो, अगर सवाल नहीं है तो रहने दीजिएगा, फिर आप सिर्फ एन बता दीजिएगा, और अगर सवाल है तो पूछ लें। बेटा 40 कैलकुलेटर पे है सुबह। ये अलमास में फायदा ये होगा कि जितना घंटे काम हुआ होगा उतने घंटे में हम 40 मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड्स आ जाएंगे एस्टिमेटेड बेसिस पे 3 जनवरी वाले दिन। ठीक है यलमाज एंड जुबैर? 40 बेटा कैलकुलेटर पे है, 40,000 रुपया एक घंटे के ओवरहेड्स हैं, एक महीने के, एक घंटे के, 1000 घंटे के, और देयर फॉर 40 रुपीज पर आर आ गया। डायरेक्ट लेबर आर का बेटा मतलब वही है जो मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, जो डायरेक्ट एम्प्लॉइज काम करेंगे वो डायरेक्ट लेबर आर है। प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जो एम्प्लॉइज काम करेंगे उनको डायरेक्ट लेबर कहते हैं, और वो जितना टाइम लेंगे उनको डायरेक्ट लेबर आवर्स कह रहा हूं मैं। ठीक है जुबैर सर? जी सर, वो खर्चे में इंटरेक्ट भी होगा। इनामुल्लाह साहब, इनामुर रहमान साहब, बेटा आपके जो क्वेश्चंस हैं ये बड़े मायूस को इसलिए वजह से हो जाते हैं। खर्चे में सारे ओवरहेड्स होंगे, लेकिन उन ओवरहेड्स को बेस, उन ओवरहेड्स को डिवाइड किया जा रहा है डायरेक्ट लेबर आवर्स की बेस पे। ठीक है इनामुर रहमान साहब? जी, जब हम हाफिज साकिब साहब, हम जब एड पे जाएंगे फिर देख लेंगे कि एक्चुअल और एस्टिमेटेड में कितना फर्क है, और उसको डेफिनेटली फिर उसकी भी एडजस्टमेंट करेंगे। जी मुआज साहब जरा नुकसान बता दें सर, क्या हो सकता है एस्टिमेटेड से? यकीनन ये कहना नुकसान, अगर आपको ये लगता है कि एस्टिमेटेड और एक्चुअल में डिफरेंस आ जाएगा, ये कोई नुकसान वाली बात नहीं है, डेफिनेटली हम पूरा सही अंदाजा लगाएंगे। बाकी बेटा फिर प्लस माइनस जिंदगी का हिस्सा है। अब नुकसान से बचने के लिए हम महीने के एंड का भी वेट नहीं कर सकते, तो हम कोशिश करेंगे कि अच्छा सा अंदाजा लगा लें और हिस्टोरिकली देख लेंगे। बाकी बहरहाल प्लस माइनस जिंदगी का हिस्सा है। ठीक है मौसम, बिजनेस करना कोई ना कोई रिस्क तो लेना ही पड़ता है। जी अब्दुल्ला, जो आपने बात की है, जी एक मिनट सारे रुकिएगा। अब्दुल्ला ने बात की है सर, छा गया अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने बड़ी कैलकुलेटर पे एक वर्किंग की है, आप लोग सब लोग लिखेगा, बाकी सब छोड़ दें। अब्दुल्ला बिल्कुल इस वक्त छा चुका है, और अब्दुल्ला ने जो सवाल पूछा उसका ख्याल ये है कि उसके अलावा किसी को ये बात समझ नहीं आई। फराज साहब प्लीज रुक जाएं। अब्दुल्ला ने कैलकुलेटर पकड़ा है, उसमें लिखा है 24 घंटे होते हैं एक दिन में, और उसमें फिर उसने मल्टीप्लाई किया है 31 से, बल्कि 30 से किया, मेरा ख्याल 31 से कीजिएगा जरा। 24 ज़रब 31, बल्कि 31 ना 30 से किया उन्होंने। उन्होंने कहा इस महीने में 744 घंटे होते हैं मैक्सिमम भी अगर कर लें। तो मेरा सवाल अब्दुल्ला ये है कि क्या फैक्ट्री में मुलाजिम भी एक होता है? जी अब्दुल्ला? नहीं पॉइंट बेटा नहीं है ये माय डियर, ये मतलब मेरा ख्याल है ये शायद हमने एक assumption ली है कि फैक्ट्री में एक ही बंदा काम करता है। और दूसरा मेरा सवाल ये है कि क्या जो एक बंदा वो 24 घंटे काम करेगा? माय डियर वो भी इंसान है, और क्या वो छुट्टी भी कोई नहीं करेगा माय डियर?
अब्दुल्ला साहब खुदा का नाम लें, एक एम्प्लॉय नहीं है माय डियर, ये तो माय डियर बेतहाशा एम्प्लॉइज होते हैं, वो सब एम्प्लॉइज ने मिलके 1000 घंटे काम करना। ये ठीक है सर अब्दुल्ला? अच्छा किया वैसे आपने बात कर दी, अल्लाह ना करे कोई और भी इस चक्कर में पड़ गया हो। जी अब्दुल समद साहब, जान बेटा ना छोड़ाएं, ऑर्डर्स ये एक महीने में कंप्लीट नहीं होते, वो साथ साथ कंप्लीट होते हैं। जी अलमाज साहब, वो बेटा आप खुद सोच रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जी आशीष साहब, ये अब इस चक्कर में ना पड़े, अगर रेट कैलकुलेट करना पड़ा तो कैलकुलेट कर लिया करेंगे। जी माय डियर, बिल्कुल ठीक है बिलाल साहब, आप कह रहे हैं एक पर मंथ है, और लेकिन ये पर एनम भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। जी फराज साहब, जो आप बात कर रहे हैं आप बिल्कुल गलत बात कर रहे हैं। इनडायरेक्ट लेबर का एक्सपेंस है, लेकिन इनडायरेक्ट लेबर हर ऑर्डर पे नहीं, जरूरी नहीं है लगे। डायरेक्ट लेबर क्योंकि लग रही होती है इसलिए वो बेहतर बेस है। जी ठीक है, मेरा ख्याल अब आपका कोई फर्दर क्वेश्चन नहीं है फराज साहब, ठीक है मेरी बात। बेस में आप इंडायरेक्ट लेबर रखना चाहे रख सकते हैं, लेकिन वो बेहतर बेस इसलिए नहीं है क्योंकि ऑर्डर्स पे डायरेक्ट लेबर जरा आइडेंटिफाई करना इजी होता है। ठीक है फराज साहब। जी डियर, अब मेरी बात जरा फुल कंसंट्रेशन से आपने सुननी है, छोड़ दें सब कुछ, छोड़ दें सब कुछ, छोड़ दें सब कुछ, छोड़ दें। अब ये जो 40 पर आर है, ये हमने पीरियड के स्टार्ट पे कैलकुलेट कर लिया बेस्ड ऑन डायरेक्ट लेबर आर। अब बेटा क्या होगा, जब 3 जनवरी की डेट आई होगी तो हम ये लेजर बना रहे होंगे। अब आपने वापस लेजर की तरफ आना है। हमारे इस ऑर्डर पे अगर लेबर के 10 घंटे लगे हैं तो 10 घंटों को इस वक्त मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 40 से। 3 जनवरी वाले दिन, अभी एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल तो पता नहीं कब पता चलना है, वक्ती तौर पे 10 इंटू 40 करके इस ऑर्डर से रिलेटेड 400 के ओवरहेड्स चार्ज मींस अब्सॉर्ब कर दूंगा इस ऑर्डर पे। ये मेरा वर्ड हजम होता है? वर्किंग कंप्लीट करें, वर्किंग कंप्लीट करें, यहां तक आ जाएं, वर्किंग कंप्लीट करें। इस 400 की गौर से एंट्री देखें और छोटी सी साथ कहीं नोट करें, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। अब मैं फैक्ट्री ओवरहेड के लेजर में बाद में इंशाल्लाह जाऊंगा। तो व्हाट इज द डबल एंट्री ऑफ एब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स? फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्सॉर्ब्ड, फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्सॉर्ब्ड की डबल एंट्री क्या है? बोलने सुनाए अपने आप को। एब्सॉर्ब के साथ एक वर्ड और इस वक्त लिखें, बाकी तीनों चाहे ना लिखें। चार्ज, वर्क इन प्रोसेस डेबिट एंड फैक्ट्री ओवरहेड्स क्रेडिट। चार्ज समझ आता है, खर्चा चार्ज कर दिया मैंने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में, या इस ऑर्डर पे चार्ज कर दिया, इसमें डेबिट कर दिया। ओके प्लीज, बात ओके है? एंट्री ना बताएं आप लोग, एंट्री मैंने लिख दी है, बोलें जरूर। बात समझ आ गई सारी? 100% बात क्लियर है? अब बेटा 3 जनवरी वाले दिन, 3 जनवरी वाले दिन अगर ये ऑर्डर कंप्लीट हुआ तो हमने मटेरियल और फैक्ट्री पेरोल को एक्चुअल लिया और फैक्ट्री ओवरहेड्स को अब्जॉर्प्शन रेज यूज करके अब्जॉर्ब कर दिया। ऑब्वियसली अगर ये ऑर्डर कंप्लीट हो गया तो वर्क इन प्रोसेस नहीं रहा। कैलकुलेटर उठाएं, क्या हम 3 जनवरी वाले दिन इन अमाउंट्स को प्लस करके तकरीबन 2900 की अमाउंट लिख के फिनिश गुड्स में एज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड ट्रांसफर कर सकते हैं? ओपनिंग क्लोजिंग वर्किंग प्रोसेस ना होने की वजह से मटेरियल लेबर ओवरहेड्स को जमा करके मैंने फिनिश गुड्स डेबिट वर्क इन प्रोसेस क्रेडिट एंट्री कर दी आपसे पूछे बगैर। लेकिन क्या आप लोगों को ये सारी स्टोरी पता चली है जो मैंने कर दी आपके सामने? लेजर अपना कंप्लीट कर लें। 150 लेबर कॉस्ट है अली असगर साहब, 150 लेबर कॉस्ट है, 1 घंटे की लेबर कॉस्ट है।
ठीक है अली असगर साहब जी डियर, डन है सर, डन है, डन है, डन है, डन है। ये एंट्री लिख लेनी है आप लोगों ने। अली तारिक साहब ना करें, उसका वर्क इन प्रोसेस से ये ताल्लुक है। क्या डिस्पेंसरी में इंप्लॉइज ही जाएंगे? क्या डिस्पेंसरी में इंप्लॉई जाएंगे? क्या कैफेटेरिया में भी इंप्लॉई जाके खाना खाएंगे माय डियर? तो क्या उनके खाने का खर्चा इज नॉट पार्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग? ये किन चक्करों पड़ गए हो? अगर बेटा प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है तो मुझे ये बताएं, डिस्पेंसरी फिर आपने बनाई क्यों है? आपने कैफेटेरिया बनाया क्यों है? क्या लोग खाना खाए बगैर और अपनी सेहत को संभाले बगैर गुड्स बना सकते हैं अली तारिक? बेटा ये आज का इशू है, अभी ये इशू आज रिजॉल्व हो रहा है। अगर वो प्रोडक्शन कॉस्ट नहीं है तो पहले क्यों ऐड करवाइए मुझे प्रोडक्शन कॉस्ट में? जी अली तारिक साहब, क्या अभी भी वही मसला है? क्या खाए पिए बगैर, सेहतमंद हुए बगैर वो चीजें बना लेंगे? तो पहले भी मैंने यही जवाब दिया था माय डियर। ओके प्लीज अली तारिक साहब, क्या फैक्ट्री में जो कुछ होता है वो उसका मकसद यही है कि गुड्स बने? ये अबूबकर साहब हर ऑर्डर का अलहदा बनेगा, लेकिन प्लीज अपने आप को डी ट्रैक ना करें, छोड़ दें, या आप आगे आ जाए जरा। अभी गेम शुरू हो रही है फिर एक और, अभी बात जरा कंप्लीट नहीं हुई, बस थोड़ी सी रह गई है। लेट्स स्टार्ट टू ट्राई टू फिनिश द स्टोरी। अब बेटा एक सेंटेंस मैंने लिखना है, अभी आपने लिखना कुछ नहीं है। जी बेटा असल अब ये बड़ा बड़ा, बड़ा अलमिया है। आपको प्लीज, अब रेंट फुल डे बेसिस पे नहीं होता, वो मंथली बेसिस पे होता है, और मंथली बेसिस का जो रेंट है वो भी पर आवर निकल सकता है। इस तरह ना करें माय डियर, चीजें अब आपको इस तरह क्लियर है नहीं, लेकिन आप इस तरह से अपने परेशान कर रहे हैं। जो भी खर्चे हैं वो पर आवर एस्टिमेट, पर एनम, पर मंथ एस्टिमेट हो गए और डिवाइड बाय 1000 करके पर आवर बन गए। अगर आपको एक दिन का खर्चा पता हो तो 24 से डिवाइड होकर पर घंटा नहीं बन सकता? अगर महीने का पता हो तो क्या 30 से डिवाइड करके पर डे नहीं बन सकता? क्या हो गया? ठीक है हसन साहब भाईजान। जी सर, अब आगे जो मैंने 40 पर आर के बाद लिखना है वही नेक्स्ट पेज पे आ जाएं। पहले मेरी बात एक मिनट सुने, कुछ नहीं लिखना, मैंने इस लेजर के ऊपर भी कुछ लिखना है, तो प्लीज पहले मुझे ये बता दें, अपना जरा वर्क इन प्रोसेस का लेजर देखें। जो अभी मैंने 400 की एंट्री की है, क्या उस एंट्री की बेस पे फैक्ट्री ओवरहेड के लेजर में, फैक्ट्री ओवरहेड्स के अकाउंट में वर्क इन प्रोसेस के नाम से, बल्कि वर्क इन प्रोसेस 1 के नाम से 400 नजर आएगा वो क्रेडिट साइड पे? सोच के जरा, सोच के जरा, सोच के जरा। ये ठीक है मेरी पोस्टिंग? अभी आप कुछ नहीं लिख रहे, रुक गए आप, दोबारा रुक गए, ठीक है जज़ाकल्लाह। अगली बात सुने मेरी, अब अगली बात सुने, अगली बात सुने, अगली बात सुने, रुक जाए। देन माय डियर, मैंने अभी आपको समझाते हुए सिर्फ एक ऑर्डर की एग्जांपल ली। अब ड्यूरिंग द मंथ बहुत से ऑर्डर्स और भी होंगे। फॉर एग्जांपल ऑर्डर नंबर 2 पे भी कुछ ओवरहेड्स इसी तरह हमने एब्जॉर्ब किए होंगे। रेट निकला हुआ था 40, उस पे जितना भी घंटे लगे होंगे 40 इंटू दैट नंबर ऑफ आवर्स, उसके ओवरहेड्स आ गए होंगे, उसकी फिर वही एंट्री हुई होगी। फिर इसी तरह वर्क इन प्रोसेस नंबर 3 के भी ओवरहेड्स आ गए होंगे, मैं फिगर्स नहीं लिख रहा, एंड सो ऑन एंड सो ऑन। क्या मैं कह सकता हूं फाइनली फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में पूरे महीने के दौरान फैक्ट्री ओवरहेड्स अब्सॉर्ब्ड की अमाउंट, अब्सॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट, अब्सॉर्ब्ड या चार्ज या अप्लाइड फैक्ट्री ओवरहेड्स की अमाउंट क्रेडिट साइड पे एक्यूमुलेट हो गई होगी। हम अकाउंटेंट्स ड्यूरिंग द मंथ जब कोई ऑर्डर फिनिश होता होगा उसके ओवरहेड्स कैलकुलेट करके एंट्रीज करते जा रहे होंगे। लेट्स अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन कि पूरे महीने में, अब मैंने सिर्फ 3 ऑर्डर्स का जिक्र जरूर किया है, लेकिन और भी जितने ऑर्डर्स होंगे
उनके फैक्ट्री ओवरहेड जो टोटल एब्जॉर्ब हुए, लेट्स अज्यूम जो एब्जॉर्ब हुए वो एब्जॉर्ब हुए 41,000। बात मेरी समझ आई है? मैंने क्या किया, ये 41 क्या है, इन सारे एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स का यकीनन एब्जॉर्ब होने का चांस कितना लग रहा था, 40,000। लेकिन लेट्स अज्यूम के घंटों की बेस पे कुछ ज्यादा घंटे काम हो गए, काम कुछ ज्यादा घंटे हो गया, 1000 घंटे से ज्यादा हो गया, वो तो हमें तभी पता चलेगा जब महीना एंड हुआ। तो पूरे महीने में एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स 41,000 हो गए। यहां तक बात हजम्ड है? लिखने से पहले मुझे ये बता दें, अगली चीज बताएं, अगली चीज 1 मिनट बतानी है, लिखना नहीं अभी आपने, आराम से लिख लेंगे आप इंशाल्लाह। देन माय डियर, देन मैं अगर आपसे कहूं कि ड्यूरिंग द ईयर जब एक्चुअल आ रहे होंगे, ड्यूरिंग द ईयर जब एक्चुअल बिजली के बिल, इंश्योरेंस के बिल, रिपेयर मेंटेनेंस के खर्चे आ रहे होंगे, तो क्या उनको भी हम डेबिट साइड पे, बल्कि इंक्लूडिंग फैक्ट्री पेरोल, इनडायरेक्ट लेबर जब फाइनल हो रही होगी, रेंट का खर्चा जो भी एक्चुअल होगा, डेप्रिसिएशन का खर्चा जो भी एक्चुअल होगा, इंश्योरेंस का खर्चा, यूटिलिटीज का खर्चा जो भी एक्चुअल होगा महीने में, जैसे जैसे वो फाइनल हो रहा होगा हम उसको भी डेबिट करते जा रहे होंगे। एक्चुअल भी तो रिकॉर्ड करने ही है, लेकिन उस वक्त हमें एक्चुअल नहीं पता थे, किस वक्त जब ऑर्डर कंप्लीट हो रहे थे, उसके लिए हमने प्रॉब्लम इसको ओवरहेड के रेट को निकाला है। बाकी क्या जब जब पूरे महीने में एक्चुअल ओवरहेड्स हो रहे होंगे, क्या आपको पता है उन्हें भी मैं इन रेफरेंसेस के साथ फाइनली डेबिट करता जा रहा हूँ, इनके लेजर भी बन रहे होंगे, सपोर्टिंग लेजर्स, और फाइनली अमाउंट्स भी ट्रांसफर हो रही होंगी। क्या मैं फाइनली ये कह सकता हूं कि एक्चुअल फैक्ट्री हेड्स जितने भी होंगे वो मंथ एंड तक फाइनली सारे हमने डेबिट भी कर दिए होंगे? ड्यूरिंग द मंथ हम एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री हेड्स की बेस पे चार्ज करते जा रहे होंगे, और एक्चुअल ओवरहेड्स जब आ रहे होंगे, जब फाइनल होते जा रहे होंगे, तो ड्यूरिंग द मंथ हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में एक्चुअल लिखते जा रहे होंगे। तो एट द एंड ऑफ द मंथ, अब ये सब कुछ लिख के मैं पहुंच कहां गया हूं, एट द एंड ऑफ द मंथ, एट द एंड ऑफ द मंथ, जस्ट अ मिनट, लेजर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स जस्ट अ मिनट, मैं सेंटेंस पूरा करूंगा। लेजर ऑफ फैक्ट्री ओवरहेड्स will look like as follows. ड्यूरिंग द मंथ हम क्या करते हैं, एक्चुअल को फैक्ट्री ओवरहेड्स में रिकॉर्ड करते रहे फाइनली उनके सपोर्टिंग लेजर से, और ड्यूरिंग द ईयर हम एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स को लेजर में चार्ज करते रहे और उनकी डबल एंट्रीज करते रहे। लेट अस अज्यूम फॉर अ सेक ऑफ डिस्कशन कि 43,000 एक्चुअल हो गए और 41,000 अब्सॉर्ब हो गए। ये एक्चुअल कम भी हो सकते थे, ज्यादा भी हो सकते थे, और इक्वल भी हो सकते थे। फॉर अ सेक ऑफ अ डिस्कशन लेट्स अज्यूम एक्चुअल 43,000 है। ये मेरी बात सारी अगर क्लियर है तो नोट कर लें, और जो जो रह गया है, जो समझ नहीं आया है, वो मुझसे पूछना शुरू कर दें। जो लोग समझ गए बात वो पहले नोट कर लें, जो लोग क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं वो क्वेश्चन पूछ लें अगर मेरा कोई वर्ड समझ नहीं आता। उबैद बेटा, जो आप पूछ रहे हैं ये आपने सोचना है, क्या जो क्रेडिट साइड पे 400 आया है वो एस्टिमेटेड रेट के बेस पे आया है? यस, इसलिए वो एब्जॉर्ब्ड सही वर्ड है, अब अज्यूम्ड रहने दें। 41 कैसे आया है? सब एब्जॉर्ब्ड खर्चे को जमा करके आया है। जी हारिस, जो डिफरेंस है वो ट्रीट कैसे होना है वो मैंने बताना।
41,000 अब्सॉर्ब्ड का जमा हो गया है। जितना जितना जिस ऑर्डर में अब्सॉर्ब हुआ उसको मैंने जमा किया, प्लस किया 41। अब डेफिनेटली मैंने फिगर्स नहीं लिखी बहुत सारी, सिर्फ एक फिगर आपको दिखाने के लिए लिखी है। जो भी ऑर्डर्स का अब्सॉर्ब था उसका सम मिस्टर अहमद अरसलान एंड सैयद अली असगर वो 41 बेटा है। ठीक है जी बेटा जुबैर, अगर अब आपने प्रॉब्लम ये है कि जो मैंने बात की है वो आपने नहीं सुनी और अब आप खुद से ये फंस गए हैं ये बात सोच के। हमने एक डबल एंट्री की है जुबैर, जस्ट एक मिनट जी रुकिएगा जरा, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। जुबैर साहब हमने एक डबल एंट्री की है, वर्क इन प्रोसेस डेबिट। क्या वर्क इन प्रोसेस में फैक्ट्री ओवरहेड्स ने डेबिट साइड पे आना, उसका सेकंड इफेक्ट ये है। तो ये अब्सॉर्ब्ड ओवरहेड्स का सेकंड इफेक्ट जो चार्ज हुआ वर्क इन प्रोसेस में वो ये आ रहा है, एक्सपेंस ने डेबिट ही होना है फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में, लेकिन एक्चुअल में। ठीक है जुबैर, प्लीज सही रेफरेंस देखें, इस तरह ना करें खुद कंफ्यूज होंगे आप। जी अब्दुल समझ साहब वो कर लेते हैं, आप आगे जा रहे हैं उसकी जरूरत नहीं है। जी फुरकाना जी ऐसे ही हो रहा है। हम अकाउंटेंट्स एक्चुअल जो हैं वो डेबिट करते जाएंगे, एक्चुअल खर्चा डेबिट ही होना है, और जो चार्ज हो गया है वर्क इन प्रोसेस में उसका हमने सेकंड इफेक्ट नोट कर लिया फैक्ट्री ओवरहेड्स में अब्सॉर्ब के नाम से। ठीक है, ठीक है फुरकाना जी। अब्सॉर्ब का मतलब है खर्चा जितना चार्ज हो गया है, चार्ज होने का मतलब है जितना प्रोडक्शन में जजब हो गया है। जजब मैं जानबूझ के वर्ड यूज करना चाह रहा हूँ उर्दू वाला, जजब मींस उसमें जमा हो गया। आप मुझे बताएंगे फाइनली, चलो एक मिनट पहले नोट करें फिर मैं क्वेश्चन पूछता हूँ। बेटा उबैद ये जाती है बेटा, आप यहां तक लिख लें, बाकी मैं बताता हूँ। मैंने कब कहा ये बात खत्म हो गई है, मैंने तो अभी ये नहीं कहा कि यकीनन ये डिफरेंस आ गया है, इस डिफरेंस का कुछ करते हैं अभी, तो ये तो कोई इशू नहीं है, ये भी आराम से हम कर लेंगे, अल्लाह का शुक्र टाइम बच गया। ठीक है उबैद, तो इस तरह तो ना करें काइंडली, मैंने कहा जहां तक मैंने लिखा वहां तक बता दें, बाकी कर लेते हैं। ठीक है मिस्टर अली हसान, अली हसाम सॉरी, जजब, बाकी मैं जजब और को भी फर्दर एक्सप्लेन कर देता हूँ अभी। आप लोगों ने प्लीज मुझे फाइनली जरा ये जरूर बताना है कि क्या आप लोगों ने नोट कर लिया, फाइनली मुझे ये जरूर बता दीजिए, आई नीड योर रिस्पॉन्स, सब लोग इकट्ठे हो जाए जरा। अब आप इस तरह करें, जो चीजें असल में समझने वाली हैं, ठीक है बेटा, ठीक है, थैंक यू, थैंक्स अलॉट। अब जो चीजें असल में अंडरस्टैंड करने वाली है ना, वो जरा मेरे से कुछ क्वेश्चन सुने और वो जरा सही क्लियर होने चाहिए, मुझे सब कुछ गौर से देख के बताएं। हमने ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग अ मंथ, सॉरी ड्यूरिंग द मंथ 41,000 अपनी प्रोडक्शन कॉस्ट में, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में चार्ज किया है अकॉर्डिंग टू माय फिगर्स। सोच के गौर से देख के, क्या ड्यूरिंग द मंथ 41,000 चार्ज हुआ है या 43 चार्ज हुआ है? ये सही मेरे लफ्ज, मुझे आंसर चाहिए आपसे। 41 चार्ज हुआ है या 43 चार्ज हुआ है? चार्ज, प्रोडक्शन में चार्ज, ना माय डियर 43 चार्ज नहीं हुआ, ना ना, रुक जाए रुक जाए रुक जाए, गलत है। 43 तो एक्चुअल हो गया है, 43 एक्चुअल हो गया है। क्या हमारे वर्क इन प्रोसेस के लेजर में एब्जॉर्ब्ड चार्ज हुआ है, और क्या एब्जॉर्ब्ड की बेस पे कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड आ रही है? क्या फिलहाल, क्या फिलहाल, क्या फिलहाल, क्या फिलहाल ड्यूरिंग द मंथ अकॉर्डिंग टू दिस वर्किंग 41,000 टोटल चार्ज हुआ है? सब क्लियर है? अब 41 नहीं बेटा, 41 हो गया है, 40 तो होना था, वो तो बहस से ही बाहर हो गया है, 40 नहीं है, प्लीज 40 क्लियर करें। क्या फाइनली 41 अब्सॉर्ब हो गया है? 40 डिस्कशन से बाहर चला गया है। वो हमारा ख्याल था कि चार्ज होगा, वो हमारा ख्याल था, लेकिन वो ख्याल तो अब खत्म हो गया, महीना गुजर गया है। क्या हम फाइनली ये कह सकते हैं कि 2,000 रुपया फर्दर चार्ज होना है? क्या 2,000 कम चार्ज हुआ है? फर्ज करें, फर्ज करें ये फिगर 43,000 आप ना कीजिएगा, मैं उसी की बेस पे फाइनल करूंगा। फर्ज करें ये एक्चुअल 38 हो जाता, बताएं क्या ये अंडर चार्ज है?
या ओवरचार्ज है? ये राशिद वो छोड़ दें, उसकी बात खत्म हो गई है। क्या ये अंडर चार्ज है या ओवर चार्ज है? ना 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 ना, अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर अंडर ओवर। दोबारा दोबारा शुरू होगा, दोबारा शुरू हो जाएगा जीरो से। छोड़ दें अपना आंसर, आंसर छोड़ दें, सारे सारे छोड़ दें, रुक जाए। मुझे पहले ये बताएं, और पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। 43 पे 1 मिनट आ जाए जरा, 43 पे 1 मिनट आ जाए, रुक जाए सब रुक जाए, कोई आंसर नहीं, पहले मेरी बात पूरी होने दें। 43 मैंने दोबारा लिख दिया है, 43 और 41 देख के मेरा आंसर जो देना है वो क्या है बताएं? अंडर चार्ज है या ओवर? यू या ओ? पूरा ना लिखें, पूरा ना लिखें, टाइम वेस्ट ना करें। अंडर चार्ज है ये, अंडर, ओवर नहीं है, ओवर नहीं है भाइयों। 41,000 चार्ज हुआ है, चार्ज 41 है, 41 चार्ज है, चार्ज अप्लाइड नहीं है माय डियर बेटा, वर्ड्स को सही करें प्लीज। 43 नहीं, नो नो, ठीक है ठीक है, इस तरह ना करें, इस तरह ना करें, सिर्फ एक आंसर दें। मेरी बात सुने, 1 मिनट सुने। मेरे 43 और 41 लिखने से ये अंडर चार्ज है। कोई इतराज किसी को है तो बताए। 2000 अंडर चार्ज है इस सिनेरियो में। नहीं नहीं, किसी ने नहीं बताना। अगर अगर कोई इतराज है तो बताएगा बस, प्लीज। अगर कोई इतराज किसी को है कि 43 एक्चुअल और 41 एब्जॉर्ब की बेस पे 2000 इज अंडर चार्ज, एनी इतराज? नहीं, अगर इतराज है तो बेटा बताना, वरना बताना ही नहीं है, वरना नहीं बताना, नॉट वेस्ट ऑफ टाइम। अब मुझे बताएं सब लोग, अगर मैं 38 लिख दूं तो अंडर यू है या ओवर ओ है? अब कोई गलती ना करे प्लीज। ऑब्वियसली ओवर चार्ज है, मेक इट सिंपल, अल्हम्दुलिल्लाह, बस बात बेटा खत्म हो गई। परेशानी वाली बात अब रिजॉल्व हो गई है क्या? रुक जाए रुक जाए रुक जाए। अब मेरे वर्ड्स अगले सुने, और मैं 43 की बेस पे जरा पहले वर्किंग कर दूं आपको। अब बेटा ना तो, अगला मेरा सवाल सुने जरा, अगला मेरा सवाल, मेरा ख्याल है असूलन, बेटा आज डिफरेंट हो गया। अब्दुल्ला क्या कर रहे हैं यार? ये इस वक्त वो पिछली बात कैसे हो सकती है? हमारा एस्टिमेट ये था कि 40 होंगे और 1000 घंटे होंगे। फर्ज करें घंटे ज्यादा हो गए, ज्यादा घंटे काम होने की वजह से वो एस्टिमेटेड आवर्स से ज्यादा अब्जॉर्ब हो गया। मिस्टर अब्दुल्ला क्या हो रहा है? अमाउंट भी एस्टिमेटेड थी, आवर्स भी एस्टिमेटेड थे, तो अब्जॉर्ब ज्यादा हो गया, घंटे ज्यादा हो गया एक्चुअल। ये मैं रेट मल्टीप्लाई किससे कर रहा था? जो ऑर्डर्स के घंटे थे 10 से, फिर इसी तरह आगे आगे। प्लीज ये ठीक है अब्दुल्ला, प्लीज खत्म करो ये बात, ओके? आज डिफरेंट होने से बात ठीक वो और होगी, तो फॉरगेट अबाउट दिस, वो तो महीने के शुरू में थी, वो बात खत्म हो गई। अब जो एक्चुअल सिचुएशन हम फेस कर रहे हैं वो ये है कि इस केस में जो मैंने लिखा है एक्चुअल ज्यादा हो गया है और एब्जॉर्ब कम हुआ है। अब मेरे वर्ड सुने, कुछ नहीं बताना अब आपने, फॉरगेट अबाउट इट हाफिज साकिब साहब, ठीक हो गया है, बात खत्म हो गई, ये बात ठीक हो गई, छोड़ दें इस बात को। लेकिन इसका कोई इशू नहीं है। इशू ये है कि ना तो ज्यादा अब्जॉर्ब होना चाहिए और ना कम अब्जॉर्ब होना चाहिए, जितना हुआ है वही अब्जॉर्ब होना चाहिए असूलन। क्या मैंने सही कहा ये बात? अब इसका बड़ा बड़ा आसान सा तरीका ये है कि अगर पीरियड एंड पे कोई अंडर या ओवर एब्जॉर्ब होगा तो हम क्या करेंगे? ये बात सुनते हुए यू जस्ट नीड कंसंट्रेशन, नथिंग एल्स। नथिंग एल्स इज रिक्वायर्ड। आपको ये पता है, अपने जेहन में जरा इनकम स्टेटमेंट बनाएं, अपने जेहन में कॉस्ट ऑफ सेल बनाएं। क्या आपको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिलहाल 41,000 आ रहा होगा, कॉस्ट ऑफ सेल में
कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में फिलहाल चार्ट 41 आ रहा होगा? क्या कॉस्ट ऑफ सेल में 41 आ रहा होगा? ये सबको क्लियर है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड के अंदर? क्या 400 मटेरियल और लेबर में ऐड होके कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में गया था? इसी तरह बाकी भी गए थे। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड जो कॉस्ट ऑफ सेल में आ रही थी, आ रही होगी फिलहाल बिफोर एनी एडजस्टमेंट, उसमें 41 आ रहा होगा। लेकिन क्या उसमें 2000 और जमा होना चाहिए कॉस्ट ऑफ सेल में? बताएं, प्लस होना चाहिए या माइनस होना चाहिए? क्या 2000 प्लस होना चाहिए, माइनस? प्लस माइनस बताएं। क्यों? ताकि टोटल जो खर्चा है वो फाइनली चार्ज हो जाए। 41 चार्ज हो गया है, लेकिन एक्चुअल क्योंकि 43 हो गया है, इसलिए 2000 को फर्दर चार्ज करना है। इसका बेटा एक आसान सा तरीका सुने, अंडर चार्ज है इसलिए, ठीक है। जी अली असगर, लेकिन जो आप बात कर रहे हैं, एम आई राइट, ये तो बहुत अरसा पहले खत्म हो चुकी है। अब आगे बढ़े मिस्टर दियर अली असगर, ठीक है जो आप कह रहे हैं। इसका बड़ा तरीका सिंपल ये होता है कि हम लेजर बैलेंस करेंगे। अब आपने कुछ नहीं करना, मुझे फाइनल कर लेना जरा। एक आखिरी चीज बस मुझसे सुन लें, बाकी चीजें खत्म। हम इस लेजर को बैलेंस कर लिया करेंगे जस्ट लाइक एनी अदर बैलेंस। डेबिट साइड ज्यादा है और जितना टोटल डेबिट साइड का है उतना ही क्रेडिट साइड पे भी होना चाहिए। डिफरेंस ऑटोमेटिकली इस केस में 2000 क्रेडिट साइड पे आ रहा है। मुझे बता दें यहां तक मेरी बैलेंसिंग ठीक है? क्विक आंसर, क्विक आंसर। मेरी बैलेंसिंग ठीक है? आखिरी चीज जो जहन से निकाल दें वो ये है कि ये कोई सीडी बन के नेक्स्ट ईयर बीडी नहीं बनना। सीडी बन के बीडी नहीं बनना, क्योंकि इफेक्टिव रेट्स फॉर द ईयर का एक्सपेंस है, इसने इसी साल खत्म होना है, और जो रह भी गया उसने भी इसी साल चार्ज होना है। तो देन माय डियर, अगर मैं सिंपली बस इस तरह लिख दूं कॉस्ट ऑफ सेल, तो ऑटोमेटिकली ये अमाउंट पीरियड एंड पे फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में से निकल के एक एंट्री बन जाएगी ऑटोमेटिकली। इस अमाउंट को हम फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में से निकाल के 2000 को, डेबिट साइड क्योंकि ज्यादा थी इसलिए 2000 को क्रेडिट करके यहां से निकाल के कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट कर देंगे। डेबिट क्यों कर देंगे? क्योंकि कॉस्ट ऑफ सेल के अंदर जो इस वक्त कॉस्ट ऑफ गुड मैन्युफैक्चर्ड है वो कम है, अंडर चार्ज है। एक मिनट जरा गौर से देखिएगा मेरी एंट्री क्या बन रही है। मैंने फैक्ट्री ओवरहेड्स को सिंपली क्या किया, ट्रांसफर कर दिया। कहां? कॉस्ट ऑफ सेल में। कैसे? क्या डबल एंट्री करके? कॉस्ट ऑफ सेल डेबिट क्यों? क्योंकि खर्चा है। फर्दर ऐड क्यों करना है? क्योंकि अंडर अब्सॉर्ब्ड है, पहले 41 है। और कहां से निकाल के कहां लेके जाना है? फैक्ट्री ओवरहेड्स के लेजर में से निकाल के। तो फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर क्रेडिट होके जीरो हो जाएगा 2000 से, उसका बैलेंस खत्म हो जाएगा और कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट हो जाएगा। बात मेरी समझ आई है? जी वैसा वो नहीं कर सकेंगे, वो अगले महीने एडजस्टमेंट कर लेंगे। वो एडजस्टमेंट्स अगले महीनों में कर लेंगे जो मसले हैं, लेकिन वो इस महीने में रिजॉल्व नहीं हो सकते। ये हमारी अपनी मिस्टेक्स थी। हम कोशिश यही करेंगे कि ये मिस्टेक्स ना हो, लेकिन ये इमटेरियल मिस्टेक्स होती हैं, और अगर एडजस्टमेंट करेंगे तो अगले महीनों में करेंगे। ठीक है मिस्टर उबैद? उसका इस साल अब्दुल्ला कुछ नहीं कर सकेंगे, उसका अब नेक्स्ट पीरियड्स में करेंगे जो करना होगा। जी जुबैर, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड डेबिट करने से भी अल्टीमेटली कॉस्ट ऑफ सेल ही बढ़नी है, इसलिए काइंडली वो कर लें जो बुक्स में किया जाता है। ये मेरी एंट्री सबको समझ आई है? ये मेरी एंट्री फाइनली सबको समझ आ गई है? इसको लेजर को पूरा करें और एंट्री नोट करें, फिर हम इंशाल्लाह बस जो बहस थी इसको समेट देते हैं। हमारे पास 5 मिनट अल्हम्दुलिल्लाह अभी बच गए हैं। जी जकी, ना कभी होता है और इंशाल्लाह ना कभी बनाएंगे यार। एक्सपेंसेस फॉर द ईयर होते हैं मिस्टर जकी, और वो फॉर द ईयर में चार्ज हो जाएंगे। इनकम स्टेटमेंट हर साल नहीं बनती है, हर महीने नहीं बनेगी, अगर मंथली बनाएंगे। बैलेंस शीट आइटम्स के सीडीज बीडी बनेंगे। ठीक है मिस्टर जकी, आगे याद? मुझे फाइनली एक रिस्पॉन्स चाहिए जब आप लोग लिख लेंगे
तो n चाहिए। जकी बेटा क्लियर है आप? जी अब्दुल समद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, जब अपोजिट होगा तो अपोजिट एंट्री कर लेंगे, लेकिन उसकी बेटा टेंशन ना लें, वो इंशाल्लाह आराम से कर लेंगे। बेटा पीएनएल में कहा जाना है हारिस, वो जरा ज्यादा बेहतर रहेगा। अब सीडी मेरा ख्याल लिखना इसलिए छोड़ दें, मैं यकीनन पहले आपको बताया करता था, लेकिन अब मेरा ख्याल ज्यादा बेहतर ये रहेगा कि हम सीडी लिखने की बजाय और सिर्फ पीएनएल लिखने की बजाय पीएनएल में किस जगह एडजस्टमेंट करनी है हारिस, अगर वो भी लिख लें तो बेहतर है। ठीक है हारिस? जी हसन कह सकते हैं, लेकिन कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड बढ़ने से भी तो कॉस्ट ऑफ सेल नहीं बढ़ना है, इसलिए काइंडली सीधा कॉस्ट ऑफ सेल ही कह लें जैसे बुक्स में है। जी कॉस्ट ऑफ सेल की फिर अनएडजस्टेड कॉस्ट ऑफ सेल में जकी इसको प्लस करके डेबिट कर लेंगे। जी हर महीने के एंड में हाफिज साकिब साहब हम अपना ये लेजर बैलेंस कर लेंगे, और जो इसमें डिफरेंस आया करेगा उसका नॉर्मल तरीका यही होता है कि कॉस्ट ऑफ सेल में डेबिट कर दें या क्रेडिट कर लें रिस्पेक्टिवली, जो भी बनेगी बात। ठीक है हाफिज साकिब? हाफिज साकिब साहब ओके? देन माय डियर मेरा ख्याल है एक काम जरा और कर लें, एक काम और कर लें, दोबारा जरा एक फैक्ट्री ओवरहेड का लेजर बनाएं, चल ओवरहेड्स, चंद एक वर्ड्स लिख के जल्दी से, जरा बात अगर खत्म हो जाए आज। एक्सेट्रा एक्चुअल था 39 या 38 का ना, और एब्जॉर्ब्ड था, एब्जॉर्ब का रेफरेंस आप जेन में रखिएगा, वर्क इन प्रोसेस 41। इस लेजर को मैं बैलेंस कैसे करूं? वैसे ही जैसे हमेशा लेजर बैलेंस होते हैं। अब क्रेडिट साइड पे पहले क्यों लिखूं? क्योंकि उधर ज्यादा है, अब इतना ही इधर होना चाहिए। अब डिफरेंस 3000 का ओवर एब्जॉर्ब होने की वजह से डेबिट साइड पे आ जाएगा, और ना ओवर अब्जॉर्ब होना चाहिए ना अंडर अब्जॉर्ब होना चाहिए। मैं क्या करूं? कॉस्ट ऑफ सेल्स में ही ओवर अब्जॉर्ब हुआ होगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड में ऐड होके, सिंपली रेफरेंस लिख दें कॉस्ट ऑफ सेल। एंट्री क्या बन जाएगी? क्या बन जाएगी? गौर से देखें, रिवर्सल एंट्री हो जाएगी, फैक्ट्री ओवरहेड्स डेबिट एंड कॉस्ट ऑफ सेल्स क्रेडिट। नोट करें, एंट्री लिखें, सब कुछ क्लियर है सर? ज़ुहैब साहब आप बताएं, फिनिश गुड्स अकाउंट में इसका क्या इफेक्ट आना चाहिए? हरगिज नहीं इफेक्ट आना चाहिए, उसका कोई इशू नहीं है सर, इसका सीधा इफेक्ट कॉस्ट ऑफ सेल्स पे आएगा। ठीक है ज़ुहैब साहब? पीरियड एंड पे एक एडजस्टमेंट हो जाएगी। टेस्ट बेटा तब होगा जब आप देंगे, और आप कब देंगे? जब आप प्रिपेयर हो जाएंगे। जी डियर इस तरह कीजिएगा, अब मेरे पास सिर्फ मुझे 5 मिनट और चाहिए होंगे, वो इंशाल्लाह मैं आप कल ही लगाऊंगा। आप सिर्फ इस तरह करें, एक हेडिंग लिख लें जरा एंड में, ट्रीटमेंट ऑफ, एक ट्रीटमेंट मैंने आपको बता दिए, और इसी तरह का एक दूसरा ट्रीटमेंट कभी कभी एग्जामिनर कहता है, वो फिर अभी इंशाल्लाह हम कल डिस्कस कर लेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ अंडर स्लैश ओवर एब्जॉर्ब फैक्ट्री, बस हेडिंग लिख के आज की बात खत्म कर दें। हेडिंग मैंने इसलिए लिख दी है कि शायद 1 मिनट था। ट्रीटमेंट ऑफ अंडर ओवर एब्जॉर्ब्ड फैक्ट्री ओवरहेड्स, एक ट्रीटमेंट मैंने बता दिया, उसकी भी इंशाल्लाह एक समरी लिख देंगे कि कॉस्ट ऑफ सेल में, और दूसरा फिर इंशाल्लाह कल डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, वंस अगेन होमवर्क इसलिए बेटा नहीं हो सकेगा, मैं चाह रहा था क्वेश्चन हो जाए, लेकिन उसके लिए मुझे टाइम ही मिल सका, तो इंशाल्लाह कल से अब इसके क्वेश्चन स्टार्ट होंगे, फिर इंशाल्लाह आपको इसके मैं होमवर्क भी दूंगा। और ये कोई चीज मुश्किल नहीं है, जो मुश्किल थी वो हमने अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ ली है। आपसे रिक्वेस्ट फिर वही है कि जरूर टाइम निकाल के रिवाइज कर लें, इन दिनों को गनीमत जाने जिन दिनों में होमवर्क नहीं होता है। किसी को अगर रह गया पिछला तो रिवाइज कर लिया करें, और जिनका पिछला नहीं रहता, आप लोगों से रिक्वेस्ट है आज जरा रिलैक्स ही चाहे कर लें, लेकिन कम से कम इसको जरूर रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है सर? ठीक है माय डियर। जी जुबैर साहब इसका जब चैप्टर आएगा वो कर लेंगे।
ये चैप्टर का नोट्स जब जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हो जाएंगे पीडीएफ में शेयर, उसकी टेंशन ना लें। ये रमजान में बेटा रूटीन सिर्फ यही चेंज होगी कि हम खाना पीना रोक देंगे, बाकी इंशाल्लाह ऐसे ही होना चाहिए जैसे रोज होता है। सिर्फ हम सहरी के वक्त खाना खा के अफ्तारी तक वेट करेंगे और उस दौरान में वही करेंगे जो हम रोज करते हैं, ठीक है। तो टाइम इंशाल्लाह पढ़ेंगे, बाकी जब टाइम मिलेगा इंशाल्लाह अपनी इबादत में इस्तेमाल करना। तो हमारी रूटीन में सिर्फ ये चेंज आएगा कि हम खाने पीने की जो सुबह दोपहर शाम हर वक्त एक टेंशन लेते हैं वो खत्म हो जाएगी। अल्लाह हाफिज, इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह। उसामा बेटा बाद में देख लीजिएगा, सारे लेक्चर्स अपलोडेड हैं यार, पिछले लेक्चर अपलोडेड है ना। अब्दुल्ला रहमान साहब भी क्या क्या कर रहे हैं आप, सारे लेक्चर अपलोडेड हैं यार कैंपस साइट पे, कैंपस साइट पे। अल्लाह हाफिज।